गूंगी गुड़िया कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब 1971 के वार में भारत को लीड किया और हम जिस तरह से वार जीत गए, उससे न तो हमारे देश बल्कि विदेशों में भी इंदिरा गांधी के नाम के जलवे फैल गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ही समय करवट बदलता है और इंदिरा गांधी एक डेमोक्रेटिक लीडर की जगह एक डिक्टेटर की तरह फैसले लेने लगती हैं। साल था 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं। एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया जाता है। करीब लाखों लोगों को जबरदस्ती बिना किसी क्राइम के जेल में डाल दिया गया था। वहाँ पर उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया और अपोजिशन पार्टी के नेताओं से लेकर रॉयल फैमिली के राजा महाराजा भी सलाखों के पीछे थे और ये सब भी टॉर्चर झेल रहे थे। दोस्तों, इतिहास के इस हिस्से को काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। आखिर क्या कारण था इमरजेंसी घोषित करने के पीछे और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पीरियड की, इमरजेंसी, जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चली थी। तो चलिए इसके टाइमलाइन और लीगल एक्शन को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जब किसी कारणवश देश की इंडिपेंडेंस या सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने की कगार पर आ जाती है। इसके अलावा देश में जब अंदरूनी कारणों से सिविल वार या राइट्स जैसे सिचुएशन बनते हैं जिससे देश की सुरक्षा में किसी तरह की दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। इस दौरान लोगों को स्थिर रखने के लिए और देश में सुरक्षा बनाए रखने के लिए लोगों को ग्रुप्स में इकट्ठा होने से रोक दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में इमरजेंसी का प्रोविजन मिलता है। हमारे देश में वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेशन की किसी भी स्थिति को संभालने के लिए देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इमरजेंसी के दौरान जनता के फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर लिया जाता है और देश इस पीरियड में पूरी तरह ऑटोक्रेसी की तरह काम करता है। साल था 1966। भारत एक ऐसे फेज से गुजर रहा था जब फूड स्टोरेज, बढ़ती बेरोजगारी, लो प्रोडक्टिविटी और बढ़ती गरीबी ने देश की इकोनॉमी को खोखला कर दिया था। इसके साथ ही 1965 की लड़ाई ने हालात को बद से बदतर बना दिया था। अपने अच्छे दिनों के लिए जहां गरीब जनता भारत सरकार का मुंह देख रही थी, वहीं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के गुजर जाने से ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। दोस्तों, इस वक्त देश को जरूरत थी एक ऐसे पावरफुल लीडर की जो इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता था। और फिर आती है प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने वाली एक लेडी जो न केवल भारत की पहली प्रधानमंत्री बनती हैं, बल्कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनकर उभरती हैं। मगर उनके लिए शुरुआत इतनी भी आसान नहीं रही। जब 1966 में सत्ता की कमान इंदिरा गांधी ने संभाला तो केवल देशी मुश्किलों से नहीं गुजर रहा था, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी इंटरनल डिस्टर्बेशन से गुजर रही थी, जो पार्टी की सबसे वीक लीडर थी, जिनका सत्ता में आना अपोजिशन पार्टी के लिए एक मजाक था। खुद राम मनोहर लोहिया का कहना था कि सत्ता में बैठी वो गूंगी गुड़िया हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने पर्दे पर खड़ा किया है। 1966 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टेट उनके हाथ से निकल गई थी। इंदिरा गांधी अपने आप को एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं कर पा रही थी, मगर कभी हिचकिचाहट के साथ यूनियन बजट पेश करने वाली प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में बैंक नेशनलाइजेशन और प्रीव्यूपर्स एब्ल्यूशन जैसे कई बड़े फैसले लेने लगती हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर उभरती हैं और देश में इमरजेंसी का कारण भी बनती हैं, क्योंकि सत्ता में आने के साथ ही इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच पावर ट्रसल शुरू हो जाता है और उनके पूरे शासनकाल में ये जारी रहता है। जहां एक तरफ वो विकास के लिए कड़े और बड़े कानून बदलने की कोशिश करती हैं, वहीं उनके रास्ते में जुडिशरी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है, जो कई बार उनके फैसलों को ओवररूल करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें बैंक नेशनलाइजेशन में मिलता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों कि 1975 पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी घोषित की गई हो। इससे पहले भी 1962 के इंडो चाइना और 1971 के इंडो पाकिस्तान के वार में हमारे देश में इमरजेंसी घोषित की गई थी, मगर 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफी अलग थी। आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा काला दिन और उसका नाम और कुछ नहीं,
इमरजेंसी शब्द होगा। क्योंकि उसके पीछे कोई एक लाइन या एक रीजन नहीं था, बल्कि कई सारी घटनाएं होती जाती हैं जो आपातकाल लगाने को मजबूर कर दी थी। इसकी शुरुआत होती है 1969 में, जब कांग्रेस पार्टी पावर में रहती है और अपने 5 ईयर प्लान को तैयार करते वक्त है कि 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा, जिसका विरोध कई इन्वेस्टर करते हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इस डिसीजन को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट इस फैसले यानी जो सरकार के द्वारा 14 बैंकों को नेशनलाइज किया जा रहा था उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और यहीं से शुरू हो जाती है इंदिरा गांधी सरकार वर्सेस कोर्ट की बैटल्स, जिसमें कई बार इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट का आपस में टकराव होता है। इसके बाद आता है साल 1972 का वक्त, जब इंडिया में जनरल इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी को उस वक्त लग रहा था कि समय उनके फेवर में है, इसीलिए वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने 1972 के जनरल इलेक्शन को एक साल पहले ही यानी 1971 में ही करवाने का फैसला करती हैं। उनके इस फैसले से अपोजिशन पार्टी जनसंघ भी काफी शौक में थी और उन्होंने रायबरेली के सीट पर वहाँ के सबसे पावरफुल फेस राज नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े कंटेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर वो अपोजिशन इंदिरा गांधी हटाओ के नारे लगाते हैं। वहीं पर इंदिरा गांधी जी इन नारों को अपने शब्दों में बदलकर गरीबी हटाओ का नारा देती हैं और जनता से अपील करती हैं कि आपके हाथों में है कि इंदिरा को हटाना है या गरीबी को। दोस्तों, इस इलेक्शन में इंदिरा को मिलते हैं 1,83,000 वोट और राज नारायण को मिलते हैं 71,499 वोट, जिसके बाद राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर बैलेट पेपर टेम्परिंग और करप्शन राइटर्स का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जिसके बाद इस मामले की जांच करने के बाद कोर्ट ने 12 जून 1975 को अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी वाकई में गलत है, क्योंकि इन्होंने कैंपेन स्टेज लाउड स्पीकर जो सरकार के होते हैं इलेक्शन में एक पार्टी अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज नहीं कर सकती है। इंदिरा गांधी ने उन्हें भी यूज किया और IAS IPS जैसे ऑफिसरों को अपनी पार्टी के एजेंट की तरह यूज किया था। ये कहते हुए दोस्तों, इंदिरा गांधी से कोर्ट ने उनकी लोकतंत्र की सदस्यता छीन लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को इंदिरा गांधी चुनौती देती हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ये होता है कि इस केस के फाइनल डिसीजन को आने में 4 साल का वक्त लग जाता है और इन 4 सालों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ही देश को रूल कर रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के रिन्यूअल पर स्टेट लगाते हुए कहा कि वो 1 साल के लिए PM तो बनी रह सकती हैं, लेकिन किसी भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग और वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी और खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़े सोशल लीडर जयप्रकाश नारायण ने लाखों लोगों से भरे दिल्ली के रामलीला मैदान में ये कहते हैं कि अब भारत को टोटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है और यहीं से पूरा गेम ही पलट जाता है, क्योंकि इस एक आंदोलन ने भारत को अगले 2 सालों के लिए डिक्टेटरशिप रिज्यूम में ढकेल दिया था। मतलब उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से PM इंदिरा गांधी अपने पावर को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने इंदिरा गांधी को जैसे अपने पावर बचाने का एक और सुनहरा मौका दे दिया हो और उन्होंने बिना किसी देरी के 25 जून 1975 की रात को ऑल इंडिया रेडियो पर इंटरनल डिस्टर्बेशन का नाम देकर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर देती हैं और यहीं से शुरू हुआ इंडिया डेमोक्रेसी का सबसे डार्केस्ट एरिया। ये पहला ऐसा आपातकाल था जिसने भारत के आम लोगों पर डायरेक्टली प्रभाव किया था। करीब 2 साल तक चले इस आपातकाल के दौरान देश में कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना। एक तरफ आम लोगों से संविधान के अधिकार खत्म कर दिए गए थे, वहीं दूसरी ओर प्रेस की आजादी भी भंग कर दी गई थी। जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर कार्य करते हुए संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की घोषणा की। इमरजेंसी की अगली ही सुबह देश में भूचाल आ गया था। जहां राजधानी की सड़कों में जन सैलाब उमड़ा था, वहां सन्नाटा छा गया था, क्योंकि इमरजेंसी की घोषणा के बाद करीब सभी विपक्षी नेता
नेताओं सहित 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों और सरकार के आलोचकों को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम तथा भारत रखरखाव नियमों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया भी इस दौरान मजबूर नजर आ रही थी, क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता पर भी बैन लगा दिया गया था। खबरों को दिखाने के बाद ही उन्हें पब्लिक किया जाता था। इसके साथ ही देश के पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया था। मगर एक काले समय के बाद देश ने नया सूरज देखा। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ और उसी साल देश में हुए चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। दोस्तों, आपातकाल तो खत्म हो गया, लेकिन ये कई अनकहे सवालों को पीछे छोड़ गया। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।